हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑन अकाउंटिंग पार्ट 5। अभी तक हम आपके साथ 4 पार्ट्स जो हैं वो क्लियर कर चुके हैं। इन एवरी पार्ट वी आर डिस्कसिंग 15 क्वेश्चन। तो अभी तक हमने जो है 60 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेट एसेट ऑफ द बिजनेस ऑन 1st April 2010 were rupees 1,34,000. During the year, the income was rupees 45,000. The owner invested rupees 12,500 during the year. The net asset at the end of the year will be. तो ये नीचे हमें 4 ऑप्शन दे रखी हैं। हमें क्वेश्चन बता रहा है बिगनिंग की एसेट, इनकम और इन्वेस्टमेंट। तो हमें लास्ट की जो एसेट्स हैं वो फाइंड आउट करनी है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। बिगनिंग एसेट्स देख लेते हैं और वी कैन से ओपनिंग एसेट्स। ओपनिंग एसेट्स आर 1,34,000। एसेट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। देन वो बोल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर इनकम वॉज रुपीज 45,000। तो पूरे साल में जो इनकम हो रही है वो 45,000 हो रही है। इनकम हो रही है तो आपके पास एसेट की फॉर्म में कैश तो आ ही रहा होगा। तो इसलिए हमारी जो यहाँ पे इनकम है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगी। ठीक है, क्यों प्लस हो जाएगी? क्योंकि इनकम जो है कैश फॉर्म में हो रही है। हम अज्यूम कर रहे हैं, नॉट रिटन ओवर हियर, बट कुछ ना कुछ तो इनकमिंग आ रही होगी, तो हम वो कैश कर रहे हैं और कैश से एसेट इंक्रीज होती है, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। द ओनर इन्वेस्टेड रुपीज 12,500। इन्वेस्ट करने का मतलब है कि कोई इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, तो इन्वेस्टमेंट को भी हम ऐड करते हैं अपनी एसेट्स में। 12,500, तो इन सभी को आप ऐड कर देंगे। 5, 9 एंड 11, 7, 8, 9 एंड 1। तो ये आपके पास 1,91,500 आ रहा है, जो कि हमारी बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following transaction leads to increase in asset as well as increase in liabilities? हमारे पास जो कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हमारी एसेट्स को इंक्रीज करेगी और साथ ही साथ कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होने वाली है कि हमारी लायबिलिटीज भी जो है वो इंक्रीज होंगी। तो इसके लिए हमें ट्रांजैक्शन 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। आपको एक इक्वेशन जो है, जो हमने अपने कॉमर्स जब +1 में स्टार्ट करी थी, तो वो स्टार्ट करी थी ये, एसेट ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये वाली जो ऑप्शन है इसको हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी ऑप्शन आती है जिसमें हमारी एसेट और लायबिलिटी बोथ साइड्स जो हैं वो इंक्रीज होती हैं। तो फर्स्ट हम ऑप्शन देख लेते हैं एसेट साइड पे क्या इफेक्ट आता है। सेल ऑफ गुड्स हो रही हैं फॉर कैश। गुड्स की जब सेल होएगी तो गुड्स जो है वो माइनस हो जाएंगी क्योंकि वो बिजनेस में से चली जाती हैं। कैश आ जाएगा बिजनेस में, वो प्लस हो जाएगा। यहां मैं गुड्स की जो वैल्यू ले रही हूँ 500 ले रही हूँ, तो इट मींस मेरे पास जो गुड्स हैं वो 500 से डिडक्ट हो रही हैं बिजनेस में, और कैश की फॉर्म में बिजनेस में 500 आ रही हैं। तो जो नेट इफेक्ट आने वाला है एसेट साइड पे वो 0 आने वाला है। ऑन द अदर हैंड कैपिटल प्लस लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रही है, तो 0 इक्वल टू 0। तो देयर विल बी नो चेंज इन एसेट साइड एज वेल एज लायबिलिटी साइड। ये तो मेरे पास थी इक्वेशन 1। तो ये वाली ऑप्शन हमारी क्रॉस हो जाती है। रीजन बीइंग कि उसने हमें क्या नहीं बता रखा कि ना ही एसेट इंक्रीज हुई है और ना ही हमारे पास लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है। चलिए अब सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि सेकंड ऑप्शन क्या कहती है।
अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑप्शन सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ऑन अ प्रॉफिट। तो एक तो इसने बोला है गुड्स की सेल होनी है, गुड्स की सेल होनी है तो उतनी गुड्स से माइनस हो जाना है। ऑन क्रेडिट तो हमारे डेटर अराइज हो जाएंगे और प्रॉफिट पर हो रही है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारी गुड्स की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे थी 500 और क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट पे जा रहे हैं इसलिए हम 700 उसकी क्या ले रहे हैं, मार्केट प्राइस ले रहे हैं। तो देखिए एसेट साइड पे क्या इफेक्ट आनी है, गुड्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी 500 से, डेटर अराइज हो जाएंगे हमारे पास प्लस करके 700 से। तो नेट इफेक्ट क्या आने वाला है, 200 से एसेट साइड इंक्रीज हो गई। चलिए अब हम लायबिलिटी साइड की बात करते हैं, C प्लस L कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट जो है वो सीधा सीधा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कितना 200। इट मींस ये साइड भी 200 से इंक्रीज हो रही है। तो ये सेकंड ऑप्शन में मेरे पास एसेट भी इंक्रीज हो रही है एज वेल एज लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। तो हमारी ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, बी को हम टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ये हमें कुछ इक्वेशन दे रखी हैं, अगर आप सारी इक्वेशंस देखेंगे तो सारी में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक तरह से फॉर्मूला लिखा गया है और ये फॉर्मूला अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें आना चाहिए। चलिए इसको एक लर्न करने का मैं बहुत ही इजी वे आउट बता देती हूँ। हम ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो हमारे माइंड में हो जाना चाहिए क्लियर, सो दैट हम इसको आराम से अपने फॉर्मूला को कर सकें। ये देखिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ हाफ जो फॉर्मेट है वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। जो जो एलिमेंट मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए चाहिए मैंने जस्ट वही एलिमेंट लिखे हैं। तो आई नीड ओपनिंग स्टॉक, परचेज एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता होगा जो सिमिलर साइड पर होते हैं वो प्लस होता है और जो ऑपोजिट साइड पर होता है वो माइनस होता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैं क्या फॉर्मूला लिखने वाली हूँ। ओपनिंग स्टॉक में हम परचेजेस जो हैं वो ऐड करने वाले हैं और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करने वाले हैं, लेस करने वाले हैं। तो ये मेरे पास फॉर्मूला जो है बन के आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अब देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन में हमारे पास जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओपनिंग स्टॉक में इसने क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया है तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है, ठीक है जी, परचेजेस माइनस हो रही है इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट किया जा रहा है, परचेजेस ऐड की जा रही हैं। तो सी हमारी यहाँ पे क्या आने वाली है, ऑप्शन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। अगेन इक्वेशन के बारे में बात की जा रही है और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ओपनिंग स्टॉक का यहाँ फॉर्मूले की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे अगर हम बाकी एलिमेंट देखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो सिमिलर हैं। तो कभी भी हमें अगर बेसिक फॉर्मूला आता है तो उसके बाद में जितने मर्जी फॉर्मूलास जो हैं वो ड्राइव कर सकती हूँ। लेट्स सी ओवर हियर। देखिए हमारे पास कैसे है फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमने फॉर्मूला किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला किया था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कर दिए थे हमने क्लोजिंग स्टॉक। अब वो हमें बता रहे हैं कि आपको अब जो फाइंड आउट करना है वो ओपनिंग स्टॉक का करना है। तो मैं क्या करती हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लिख लिया, परचेजेस को रिवर्स साइड पर जब हम लेके आते हैं तो हमें पता है साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ये प्लस का साइन क्या बन गया, माइनस का साइन। क्लोजिंग स्टॉक का ये माइनस का साइन टर्न हो गया पॉजिटिव में और ये मेरे पास फॉर्मूला किसका निकल कर आ गया, ओपनिंग स्टॉक का। डन। तो मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेजेस को माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना है, तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक का
फॉर्मूला जो है वो आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक हमारा पॉजिटिव में है, परचेजेस ऐड हो रही हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड में उसने बोला है ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस जो हैं डिडक्ट हो रही हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी जो है वो डिडक्ट हो रहा है, तो ये वाला भी आंसर जो है वो नहीं आने वाला, बी भी हम कर देंगे क्रॉस। थर्ड में क्या बोल रहा है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड हो रही हैं, तो परचेजेस तो माइनस होती थी, ये भी हो गया गलत। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो ये हमारी ऑप्शन निकल के आएगी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है consider the following figure. Opening stock is given, closing stock, cost of goods sold. You have to find out the purchases. तो यहाँ पे मेरे को purchases find out करनी है, तो बेसिक फॉर्मूला मेरा वही ही चलेगा। कौन सा बेसिक फॉर्मूला है मेरे पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड हो जाती हैं और क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट हो जाता है। अब हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल कर देंगे। यहाँ पे आएगा 28,000 इक्वल टू 5,000 प्लस परचेजेस मेरे को नहीं पता है, क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 2700 टन। अब हम सेम अपना रूल जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। रूल क्या है? रिवर्स साइड पे जाके जो साइंस हैं वो चेंज हो जाने वाले हैं। 28,000 माइनस क्या कर देंगे यहाँ 5,000 प्लस कर देंगे यहाँ 2700 इक्वल टू क्या हो जाने वाला है? परचेज। तो यहाँ 28,000 में 2700 को हम क्या करने वाले हैं? ऐड, क्योंकि दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ देखिए ये मैंने कर दिया ऐड, और इसमें से मेरे को 5,000 को क्या कर देना है? डिडक्ट कर देना है। तो जब मैं इसमें से 5,000 को डिडक्ट कर दूंगी, डिडक्ट करके मेरे पास आंसर आने वाला है 25,700। डन। तो ये मेरी बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है consider the following figures: opening stock, closing stock, cost of goods sold, find the amount of purchases। बिल्कुल ही सिमिलर सम है, तो मैं होप करती हूँ ये सम आप मेरे साथ कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे और देखेंगे कि आपको क्लियर भी हुआ है फंडामेंटल या नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिख दिया अपना बेसिक फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कर दिया यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, फिल द फिगर्स। This one is 54,350. Opening stock is 15,000. Purchase is not given. Closing stock is 2,100. रिवर्स साइड जाएंगे, साइन चेंज करेंगे हम। minus 15,000 plus 2,100 equal to purchases। तो इसकी जो आपकी कैलकुलेशंस हैं ये करके आपके पास आ जाएगा 41,450। ठीक है जी, तो बी हमारे पास ऑप्शन निकल के आ रही है इस सम की। नेक्स्ट सम है हमारे पास consider the following figure। हमें opening stock, closing stock, purchases, and here we have to find out cost of goods sold। तो यहाँ पे वही बेसिक फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, cost of goods sold equal to opening stock plus purchase minus closing stock। डन। तो ये क्या क्या है फिल कर देते हैं। 15,000 में ऐड हम करेंगे 41,450 और इसमें से 2,100 को क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। तो ये डिडक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आने वाला है 54,350।
तो सी हमारे पास ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक को हमें फाइंड आउट करना है। ये सम थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें साइंस की जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती होती है बच्चों को। तो देखिए कैसे होना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये माइनस में है, ठीक है, तो आपको अब फाइंड आउट कैसे करना है, जो रिवर्स साइड पे जाने हैं और ये माइनस में रहेगा तो कैसे होएगा। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये माइनस को नहीं डिडक्ट करना आपने, ठीक है, माइनस यहीं पे रहेगा। चलिए फिल करके देखते हैं। 54,350 minus 15,000 minus 41,450 इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस में। अब जो ये माइनस माइनस रहता है वो हो जाता है प्लस, ठीक है। 54,350 हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस आपको याद होगा मैथमेटिकल में हम करते आ रहे थे कि होता तो माइनस है लेकिन साइन जो होता तो प्लस है लेकिन साइन जो है वो आपके पास लगता है माइनस का, विच एवर इज बिगर। तो ये दोनों में से जो बिगर क्या करें, दोनों ही क्या है, माइनस की है। 55,450, ठीक है जी। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो ये आ जाएगा 2100। तो विच एवर इज बिगर 55 वाला माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस की क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ गया 2100। नेक्स्ट क्वेश्चन है while passing the adjustment entry for provision of discount on debtor which of the following account is debited। ठीक है, हमें ये बताना है कि जब ये वाली हम एंट्री करते हैं तो कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोविजन अकाउंट जो होता है ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर तो हमारा होगा क्रेडिट, ठीक है। अब डेबिट के बाद में बात कर रहे हैं तो वो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि एंट्री रहती है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं जो आज की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। एक एंट्री तो पक्का आ ही जाती है क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एंट्रीज रहती हैं। प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है जी। तो ये मेरी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर। याद करने का तरीका यही है कि प्रोविजन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसको हम क्रेडिट में डालेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होती है। सैलरी आउटस्टैंडिंग वही है कि पहले आपको सोचना पड़ता है कि डेबिट क्या करें, सैलरी द एक्सपेंस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग इज माय लायबिलिटी। तो मैंने अपने आंसर जो है वो बता ही दिया, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये आपके पास एंट्री होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका देखिए कौन सा है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड कैश अकाउंट क्रेडिटेड, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगी। सैलरी अकाउंट डेबिटेड सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिटेड, ये हमारे पास बी क्या है इसकी ऑप्शन। नेक्स्ट है एक और एंट्री है हमारे पास व्हाइल मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंश्योरेंस प्रीपेड in advance which of the following account is debited। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो कर दिया गया है तो उसमें हमें ये बताना है कि आपके पास डेबिट क्या होगा। पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस है खर्चा हमने पहले ही दे दिया, एक्सपेंस अगर हमने पहले ही कर दिया तो वो मेरी एसेट बन जाती है। एसेट बन जाती है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ देखिए इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड नो,
प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड, यस, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो रहेगा बी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड। अब इसी ही लूप में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाइल मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो पहले हमने डेबिट बताया था और अब हम बताएंगे कि आपको डेबिट क्या होगा, ठीक है, क्रेडिट क्या होगा। तो वही हम एंट्री कर देते हैं एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है ये हमारे पास। तो एंट्री रहेगी आपके पास इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट डेबिटेड टू क्या करेंगे हम यहाँ पे इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें क्रेडिट पूछा गया है, ए ऑप्शन आएगी हमारे पास इंश्योरेंस अकाउंट। नेक्स्ट है व्हाइल मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। पिछले में एक्सपेंस की बात करी गई थी, यहाँ इनकम की बात करी गई है कि अगर इनकम एडवांस में हमें मिल जाती है तो फिर हम क्या करें, अपना डेबिट किसको करें, ठीक है। तो डेबिट हम यहाँ पे करने वाले हैं रेंट अकाउंट को, रेंट अकाउंट, क्योंकि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो हमारी एक लायबिलिटी होती है, इनकम पहले ही मिल गई, कभी भी वापस करनी पड़ सकती है आपको। तो वही अगेन लूप चला रहे हैं, जो लास्ट में हमने डेबिट पूछा था अब हम क्रेडिट पूछ रहे हैं। While making adjustment entry for rent received in advance, which of the following account is credited? कौन सा अकाउंट जो है क्रेडिटेड होता है। तो मैंने आपको क्लियर किया था कि इनकम पहले ही मिल गई है तो वो मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी बी। नेक्स्ट है मेरे पास wages outstanding account appearing in the trial balance will be shown in। तो एक बात आप क्लियर करिए कि जब भी ट्रायल बैलेंस में कोई भी बैलेंस होता है उसका वन ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं क्या उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे या बैलेंस शीट में डालेंगे या फिर ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। तो पहले हम डी ऑप्शन को तो बिल्कुल ही क्रॉस कर देते हैं क्योंकि हमेशा वन ट्रीटमेंट रहता है। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हमारा जाता है बैलेंस शीट में जाता है और लायबिलिटी साइड पे जाता है, ठीक है जी। तो ये आज की हमारी सीरीज थी, होप करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत